बस बस, संभालें अपने आप को। रुक ही नहीं रहे हैं। अरे अरे, पीछे मुड़कर बातें। चलो, क्लास नोट्स निकालें। चलिए साहब। हाँ जी, बोल। अरे बस, चलो चलो, लिखें। कल वाला पहले कॉन्सेप्ट रिव्यू करते हैं। गैलोमीटर से अमीटर, तो याद भी हो जाएगा और बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो समझ लें अच्छे से एक बार। लिखें, कल वाला कॉन्सेप्ट रिव्यू। ईएलपी खोल लें, बुकलेट। बताइएगा, अमीटर बनाते समय वायर किसमें लगाएंगे? पैरेलल। अब परीक्षा में कैसे याद करना है, सोचो यार। अमीटर क्या करता है? लार्ज करंट नापता है। नाप तो गैलोमीटर भी सकता है, पर गैलोमीटर स्मॉल करंट नापता है। क्यों गुप्ता सर? ज्यादा भेज दो। अगर ज्यादा भेज देंगे तो गैलोमीटर जल जाएगा। तो मुझे लार्ज करंट नापनी है, तो मैंने क्या बनाया? अमीटर। होशियारी से ज्यादा करंट को कहां से बाईपास करवा दिया? ऊपर से। क्या हाँ है क्या? और इस पूरे उपकरण को, अब इस पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं? अमीटर। याद रखिए, वायर कैसा लगना चाहिए? लो। हर बात का लॉजिक है। सर लो क्यों सर? आर्ग्यूमेंट करिए। क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम करंट ऊपर से जाए। हम चाहते हैं हमारा गैलोमीटर डैमेज होना नहीं चाहिए। लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वापिस लिख लें, कोई परेशानी नहीं है, फायदा ही है। नुकसान तो 1 रुपए का भी नहीं होना। लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड शंट। इज कॉल्ड शंट। तो अमीटर बनाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर को गैलोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। और इस शंट का फॉर्मूला, मुझे तो आवश्यकता नहीं होती कि आप इसको रटें। कल अपन ने बिना उसके ही कर लिए थे। ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज बराबर कर दो, याद है? ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज बराबर, क्योंकि दोनों किस में है? पैरेलल। एक बार नोट कर लें, अच्छे से याद भी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे अमीटर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। इस पूरे को बच्चे क्या बोला जाता है? अमीटर। बना लो। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद करें। अब अपन चिल्ला ली, अब थोड़ा सीरियस होंगे तभी काम होगा। अब आइए सवाल नंबर 9 पर, इसको नोट कर लें। सवाल नंबर आइए 9 पर। अब अच्छे से पढ़िए, खुद कोशिश करिए बनाने का, और फिर मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा वोल्ट मीटर में। चलो, ले भाई बात बंद कर। अब अलग अलग डांटेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा ना, कंट्रोल का थोड़ा। चलो, तो गैलोमीटर से अमीटर बनाने के लिए एक वायर को किस में लगाओ? शंट में लगाओ, पैरेलल में लगाओ।
अब क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। खुद क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, खुद पढ़िए और डायग्राम बना के कोशिश करिए। सॉल्यूशन मत लिखिए, खुद डायग्राम बना के कोशिश करिए। खुद डायग्राम बनाइए, कोशिश करिए। फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से करें, विदाउट फॉर्मूले करके देखेंगे और भी मजा आएगा। क्या रे यार, फॉर्मूले रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, वैसे ही कर ले। क्वेश्चन नंबर 9। देखें क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से पढ़ना। A galvanometer having a resistance of 9 ohm is shunted by a wire of 2 ohm। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम इज शंटेड बाय 2 ओम। क्या ये चित्र बना पाए? देखो, ऐसा दिमाग से अप्रोच हटाओ कि हमें ना बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी और आंसर आते जाएंगे। फिजिक्स में ऐसा होगा, पर 25-30 सवाल में ही ऐसा होगा। बाकी 50 के बचे हुए क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसा मत अप्रोच हटाओ कि बस फॉर्मूले रट लेंगे, वैल्यू डालेंगे और आंसर आएगा। ये फिजिक्स का स्वभाव नहीं है। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा लैंग्वेज से। अब आगे क्या कह रहा है? इफ द टोटल करंट इज 1, टोटल करंट इज 1, पूछा है पार्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू शंट, ये वाली करंट पूछिए। अब आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं चाहिए, इसको करंट डिवीजन टेक्निक से ही कर लो। कोई कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इनटू वोल्ट मीटर कुछ कहां जरूरत है? क्यों आपको जरूरत पड़ रही है बताओ? 1 एम्पियर आई, किसमें पूछी है उसने? 2 ओम में। तो बताओ 2 ओम में करंट कैसे निकालते थे? जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा 9 बटे दोनों का सम इनटू 1, तो 9/11 कितना आएगा? पॉइंट। ये आ गया, हो गया। सर मैं तो फॉर्मूले से सोच रहा हूं सर, उससे करके देखें क्या आंसर उससे भी आएगा। पर जरूरत क्या है, सीधा वैसे ही आप सोच पा रहे हो कि सीधा करंट डिवीजन ही लगा दिया, कोई अमीटर वोल्ट मीटर की जरूरत ही नहीं। सर मैं फॉर्मूले में उलझ रहा हूं सर खूब। क्यों उलझ रहे हो? आवश्यकता ही नहीं है। सर किसी और दूसरे तरीके से भी करके बताओ। चलो करो, बताओ। ये करंट I1 पता, यहां कितनी जाएगी? I1, तो यहां 1 - I1, मानते हो? और बताओ क्या ये दोनों पैरेलल में है? पैरेलल में है, तो वोल्टेज दोनों का सेम। हाँ सर, कल आपने सारे ऐसे ही कराए थे। चलो करो। ऊपर का वोल्टेज बोलो, ऊपर की करंट इनटू ऊपर का रेजिस्टेंस। नीचे का बोलो, नीचे की करंट इनटू नीचे का रेजिस्टेंस। तो 2I1, 9 - 9I1 उधर आ जाएगा, तो 11I1 बराबर 9, I1 9/11। देख भाई, आएगा सबसे। सर अब फॉर्मूले से भी करके बता दो। ले भाई तीसरे से कर ले। सर आप चिढ़ा रहे हो, यहाँ एक से नहीं हो रहा, आप 3-3 से चिढ़ाने। हम क्यों चिढ़ाएंगे यार, हम तो सिखाना चाहते हैं कि देख जो अप्रोच तेरे चमक जाए उससे कर, फिजिक्स सीख। ये देख बिल्कुल करंट डिवीजन टेक्निक से ही हो गया, फिर कल जो हमने मेथड सीखा था उससे हो गया। सर अब मैं फॉर्मूले से करके बताओ, फॉर्मूले से करके देखो। S बराबर
आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इससे करके देखो। अब एस बताओ, शंट कितना है? 2, शंट है 2, शंट है 2। आईजी करंट इन कैलकुलेटर नहीं पता, आईजी रखो, आईजी रखो। आरजी, आरजी 9, आई कुल करंट 1, आईजी नहीं पता, तो करेंगे तो 2 माइनस आईजी बराबर 9 आईजी। तो 2 बराबर 2 माइनस 2 आईजी बराबर 9 आईजी, सही कर रहे हैं? तो 2 बराबर 11 आईजी, आईजी बराबर 2/11। सर अच्छा लग रहा है, आपका भी आंसर गलत आ रहा है। भाई आईजी पूछा ही नहीं है, आईजी पूछा ही नहीं है। आईजी इज द करंट इन गैलोमीटर, उसने गैलोमीटर में पूछा ही नहीं है, उसने शंट में पूछा है, शंट में पूछा है। तो बता, यहां आईजी जाएगी तो शंट में कितनी जाएगी? आई माइनस आई जी शंट में। तो आई है 1, आई जी है 2/11। तो अप्रोच बिल्ट करिए, जुगाड़ मत सीखिए कि फॉर्मूला लगा के वैल्यू डाल के आंसर आ जाएंगे। अप्रोच सीखिए कि हाँ सर, यहाँ मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी सर, कौन सा मीटर कौन सा वोल्ट मीटर, करंट डिवीजन से ही काम हो गया। फिर सर सोचा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, उससे काम हो गया। सर ये तो अमीटर बन गया, अमीटर का फॉर्मूले लगाने से काम हो गया। ऐसे बिल्ड करेंगे धीरे धीरे तो सब्जेक्ट बढ़िया क्लियर होगा अच्छे लेवल पर जाकर। अब टिक लगा लो। अब देखो अमीटर के कौन कौन से सवाल है वहां लिखो, तब मजा है। 7वां, 8वां, नहीं 7, 9, 10, 11 और चौथा ऊपर लिख लो ऐसा, ताकि बढ़िया रहे कि कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर। चौथा, 7वां, 9 और बताओ 10, 11 वहां ऊपर लिख लो। तो क्या जब भी कन्वर्जन पढ़ा ये 5 साल निपटा ली, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां। चौथा पढ़ लो, चौथा कर सकते हो क्या? देख लो। गैलोमीटर से मीटर बनाने के लिए अ लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन ईएलपी में बढ़िया टैगिंग करो कि बाद में पढ़ो तो बहुत फायदा मिले। कि जब भी अमीटर पढ़ा 5 सवाल कर लिए, 4, 7, 9, 10, 11, 5 सवाल करते ही अमीटर की एकदम वर्किंग बढ़िया क्लियर। इसलिए कहते हैं ईएलपी लाओ और उसको भरो पूरा एकदम टैग करके, एकदम शानदार एक एक सवाल पर। चलिए अगली हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब अगर आपने अमीटर बढ़िया समझ लिया तो बिल्कुल उल्टा करना है, बिल्कुल उल्टा। जैसे सोचो, पहले अमीटर बनाने के लिए क्या करते थे? वायर को पैरेलल में लगाते थे, वहां वायर को सीरीज में लगाएंगे। यहां रेजिस्टेंस कैसा रखते थे? लो। वहां रेजिस्टेंस कैसा रखेंगे? हाई। हर चीज उल्टी कर लो तो आपको कोई भी आपने एक याद कर लिया तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो लिखें कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि ना आशीष सर वोल्ट मीटर करता क्या है? तो हमें पुराना 11वीं 12वीं का याद है, लिख लीजिए। इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का मैं क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सही है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा रखते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट।
अब आइडियल तो संभव नहीं है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, बहुत हाई रखने की कोशिश रखते हैं। प्रैक्टिकल इज टू बी केप्ट वेरी हाई। अब सोचिए हाई रखना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं, क्योंकि सीरीज में जोड़ेंगे तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और कैसा जोड़ें, हाई या लो? हाई जोड़ने से क्या होगा, आंसर इससे भी ज्यादा आएगा। अब ये पूरा उपकरण, ये पूरा बॉक्स अब कहलाएगा वोल्ट मीटर। माना इसकी रेंज V है, करंट IG है। सर ये रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब, जैसे आज फैक्ट्री ने सोचा मैं 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर बनाऊंगी। 5 वोल्ट के बनाने का मतलब एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाऊंगी जो 0 से लेकर 5 वोल्ट को मेजर कर सके। दूसरी फैक्ट्री सोच रही है आज मैं 50 वोल्ट के रेंज वाले वोल्ट मीटर बनाऊंगी। 50 वोल्ट की रेंज, इसका मतलब क्या हुआ, वो कहां से कहां नापेगा, 0 से लेकर 50 तक। दिस इज कॉल्ड रेंज। तो यहां V क्या है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। IG, सर IG कल सिखाया था भाई, एक बार और लिख ले, मस्त याद हो जाएगा। IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फील करके बता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या इतनी करंट फ्लो कराऊंगा तो उस पर डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा। कभी कभार वो IG नहीं देता, देख कभी कभार वो IG नहीं देता, तो IG को देने का एक दूसरा तरीका और है, सुनना मजा आएगा। IG को देने का एक तरीका और है, वो कहेगा तेरे इंस्ट्रूमेंट में 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 50। गैल्वेनोमीटर है 50, और एक डिवीजन की जो करंट है वो है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या मतलब हुआ इसका, बताओ, कोशिश करो। एक डिवीजन जब आता है, एक डिवीजन जब आता है तब कितनी करंट आएगी? पर मुझे तो चाहिए फुल स्केल। फुल स्केल में कितने डिवीजन? तो बताओ IG को कैसे निकालेंगे, 50 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻। ये भी IG निकालने का तरीका है। सीधा दे दे तो बात ही खत्म। ये एक नया तरीका है, पेपर में पूछा जा चुका है 2 बार, कि वो IG सीधा नहीं देगा, वो कहेगा एक डिवीजन की करंट, और आपके गैल्वेनोमीटर में कुल कितने डिवीजन है? 50। तो IG निकाल लो पहले। तो IG का मतलब क्या होता है बताइए? फुल स्केल। फुल स्केल, और उसमें कुल कितने डिवीजन? 50। तो हमें ये तरीका भी आना चाहिए, नोट कर लें इसको कोने में। IG निकालने का एक जुगाड़ ये भी है। सीधा दे रखा है तो बात ही खत्म, और नहीं दे रखा है तो ऐसी अप्रोच अपन को डेवलप करनी चाहिए। बढ़ो।
ठीक है साहब, ये आईजी निकालने का तरीका जो अपन को आना चाहिए। अभी अपन को तो आर फाइंड करना है, कैसे निकालें? ओम्स लॉ लगा लें, ओम्स लॉ लगा लें। सभी लोग बोर्ड पे देखें, टॉपिक सीखें आराम से तसल्ली से, बहुत रट्टाबाजी में मत जाइए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। कर क्या रहे हैं? है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा? गैलोमीटर। उसको हम बदलना चाहते हैं किसमें? अमीटर में और वोल्ट मीटर में। अमीटर लगाने के लिए हमने एक शंटिंग कर दी थी, वोल्ट मीटर के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। गैलोमीटर भी नापता है, छोटी करंट नापता है, छोटा वोल्टेज नापता है। बड़ी करंट और बड़ा वोल्टेज नापने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, और वहीं से हमारा टॉपिक बनता है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्या बात सही है? अब मुझे आर निकालना है। चलिए ओम्स लॉ लगा लीजिए। V बराबर आई आर, ये लिख दिया कोने में रटा हुआ। अब खुद बताओ, V कितना है? V। I कितना है? IG। और खुद बताओ R क्या दोनों सीरीज में है? इसका रेजिस्टेंस तुम्हें याद है? RG। तो कुल बोलो RG प्लस R। तुम्हें निकालना क्या है? R ही तो तुमने लगाया था, इसको नीचे भेज दो, V अपॉन IG। RG को वहां ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा? V बाय IG माइनस RG बराबर, ये फॉर्मूला आ गया। एक एक टर्म को समझो, दो दो बार उसको बोलो, तब जाके वो क्लियरिटी आएगी। IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, V रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज कंपनी को जितनी रेंज का वोल्टमीटर बनाना है। व्हाट इज R? ये वो रेजिस्टेंस है जो हम लगा रहे हैं ताकि गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाए? वोल्टमीटर। अब पांचवा सवाल देखिए, पहले पांचवा करिए पहले। पांचवा मौखिक सॉल्व हो जाएगा, पढ़कर सॉल्व कर लीजिए पांचवा। पांचवा हो जाए फिर छठे पर आइए। पांचवा हो गया, देखो थ्योरेटिकल, दो बार यही पूछ लिया भाई, थ्योरेटिकल सवाल। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस, देख पूरा लिखा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में। और दोनों सवाल पास पास बना दिए, चौथा और पांचवा, ताकि फटाफट तैयार हो जाए। अब आओ छठे पर, खुद करेंगे छठा, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा। बुकलेट ला, 17-18 लेक्चर हो गए, अभी 6 महीने पढ़ाऊंगा, बिना बुकलेट के काम नहीं चलेगा। रोज अजीब सा फील होगा ना, अरे यार आज भी नहीं लाया। तो फिक्स कर ले, कॉपी लानी है, ईएलपी बुकलेट लानी है, नहीं तो काम चलेगा नहीं। रोज ऐसा लगता है यार अपनी खुद की होती तो बढ़िया टैग कर लेता, निशान लगा, रोज अफसोस करता, फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। ऐसा मत कर भाई, थोड़ा सिंसियरिटी ला, कि जिस तरह से क्लास नोट्स की कॉपी लानी है उसी तरह से बुकलेट रोज लेकर आनी है। तो क्या होता है उसमें अपन टैगिंग कर लो, स्टार लगा लो, रिवीजन वाले सवाल कर लो, एक एक प्रोफाइल वाले सवाल से टिक लगवा देते हैं। तो ईएलपी एक नोट्स का सहारा देती है, इसलिए लेके आनी है। रोज हाँ बढ़ता है तो लाता नहीं है, कल भी पूछूंगा फिर कहेगा नहीं भूल गया। लाए, वेरी गुड। चलो हाँ जी, छठा कर रहे हैं क्या? सवाल पढ़कर गिवन लिखो, गिवन इंपॉर्टेंट है। सवाल की लैंग्वेज ऐसी ही आएगी, उसमें से अपन को क्लियर होना चाहिए गिवन क्या है, पूछा क्या है।
हाँ जी, आया क्या? चल, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस 100, मतलब बता क्या दे रखा है, आर जी कितना, 100। उसके बाद फुल स्केल, भाई सीधा दे दिया फुल स्केल, क्या दे रखा है, आई जी 30 मिली, मिली को हटा दिया 10 की घात -3। वोल्ट मीटर बनाना है कितने का, 30 वोल्ट का, मतलब V कितना, 30। वोल्ट मीटर बनाना है तो कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट। बेटा ये सिस्टम सीख, ये सीखेगा तेरा फिजिक्स का डर हटेगा। ये तरीका है फिजिक्स की सीखने का। गिवन लिखो, मिली एम्पियर है, मिली को हटाओ, क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है। अब उसने बोला गैलोमीटर से वोल्ट मीटर, तो तुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर बराबर वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। हो गया, V कितना, 30, आई जी 30 इंटू 10⁻³ आर जी 100, 30 से 30 कटा, -3 ऊपर जाएगा तो +3, ये हो गया आपका 1000 -100 कितना, तरीका सीखो। इतने लेक्चर हो गए आप देखो, अभी तक आप तरीका नहीं सीख पा रहे। आप चाहिए कि सर ऐसा बताओ कि बस इतना सा करा और सवाल सॉल्व हो जाए, इतना तो करूंगा तो मैं खुद ही कर लूंगा। इतना नहीं, आप तो कहीं मतलब रुकते ही नहीं हो, बिल्कुल पेशेंस के साथ एक 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 एक, एक लिख रहे हो। इतना साफ मैं नहीं कर पाता। अगर करोगे तो फिजिक्स सीख भी जाओगे, तरीका सीखो। अपन चाहते हैं कि बस आंखों से हल्का सा चील बिलुआ बनाया, बस इतने में तो सॉल्व हो जाना। अगर नहीं होगा मास्टर को गाली खानी पड़ेगी। फिर आप क्या पढ़ा रहे हो सर, आप खुद देखो, इतने साल से पढ़ा रहे हो, फिर भी आप एक शब्द में सॉल्व नहीं कर रहे, फिर मतलब ही। मुझे तो ऐसा चाहिए, मैं घर पे पढ़ूं और कोई कॉपी वॉपी कुछ नहीं, बस यही। इससे ज्यादा समय लग गया फिर तो गाली पड़ेगी। फिर मतलब क्या, मैं रफ कॉपी भी लेके बैठूं, डायग्राम भी बनाऊं, सॉल्व करूं, इतने में तो हो ही जाएगा, मुझे पता है। कुछ आप ऐसी ताबीज दे दो, कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दो कि मैं देखते ही सॉल्व कर लूं। पर ऐसा नहीं बना है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। आंसर बताओ कितना, 900। चलो सवाल को हल्का सा कठिन करते हैं। सवाल नंबर आइए 8वां, सवाल को हल्का सा कठिन करिए। बहुत सिस्टमेटिक ईएलपी बनी हुई है, हर प्रोफाइल का सवाल है, इसलिए हाईली कंसंट्रेशन करें ईएलपी पर। हर तरह का सवाल सिस्टमेटिक जमा हुआ है, एक एक सवाल को करेंगे अपने आप चीज क्लियर होगी। अब थोड़ा सा कठिन करा है, इसमें क्या कठिन है पता है, इसने आईजी को डायरेक्ट नहीं दिया, आईजी को देने का स्टाइल बदल दिया। सोचो, आप सोच पाओगे क्या, आईजी को डायरेक्ट नहीं दिया, आईजी देने का स्टाइल बदल दिया।
आज ही करना है। प्रश्न अच्छा है, हल्का सा कठिन है, क्योंकि भाई ने आईजी सीधा नहीं दिया, वो लैंग्वेज ही तो पकड़नी है। उसने कहा 4 × 10⁻⁴ एक डिवीजन में आती है, तो लिखना सीखना, लिखना सीख। एक डिवीजन में गुप्ता सर 4 × 10⁻⁴, तो कितने डिवीजन है बेटा? 25। तो 25 डिवीजन की कुल करंट 25 से मल्टीप्लाई करूं, अब यही क्या कहलाएगा? आईजी। आईजी का पूरा नाम लिख लेना, शर्म काहे की है, एक बार और लिख लेगा तो याद, बढ़िया याद हो जाएगा। आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। चलो बोलो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या है, अमीटर है वोल्ट मीटर है? गैलोमीटर से वोल्ट मीटर, ऐसा लिख ताकि बाद में मजा आए। गैलोमीटर से वोल्ट मीटर, फिर फॉर्मूला क्लिक करेगा, V अपॉन आई जी माइनस आर जी। आर जी दे रखा है 50 ओम, तो आर जी की वैल्यू 50 ओम, और रेंज कितनी? 25 वोल्ट। एकदम सिस्टमैटिक काम करके देख, तो तुझे मजे आएंगे कि सर मेरे सवाल बनने लग गए। अब V बता 25, IG बता, IG 25 × 4 × 10⁻⁴। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन सॉल्व मत करो, मैं भी कर सकता था 25 × 4 100, पर मुझे पता है कैलकुलेशन हमेशा फाइनल स्टेप में करनी चाहिए ताकि कुछ कुछ कैंसिल हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? वहां भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो आंसर ही सही। अब बताओ 25 × 4 100 या 25 से 25 काट दो, जो आपने किया हो, कितना आंसर आ रहा है बताइए? ऊपर आएगा 2500 माइनस 50, 2450। अब भाई होशियार है, 2450 के कितने ऑप्शन दे दिए? अब तुझे पता होना चाहिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए वायर किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। पूरा लिखना, वोल्ट मीटर बनाने के लिए वायर सीरीज में लगाते हैं। तो आंसर आएगा 2450 इन सीरीज। बढ़िया सवाल, हल्का सा बेहतर प्रश्न, क्योंकि इसने आपको आईजी डायरेक्ट नहीं दिया। बोलो, बढ़े आगे। अच्छा स्टार लगा के रखो, रिवीजन करना चाहिए। इसको रिवीजन करने से ऊपर वाला सवाल अपने आप तैयार हो रहा है, तो आपको चॉइस करनी पड़े कि भाई सातवां करें या छठा करें, तो बेहतर कौन सा है? सातवां नहीं, आठवां। आठवां अच्छा सवाल। चलिए 9 हो गया क्या? 9। चलो अगले पे आओ, 12 पे आओ, 12 पे आओ। 12 सवाल बढ़िया है, एक सामान्य जनरल प्रश्न है, अप्रोच करने वाला सवाल है, नीट पीवाईक्यू है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है। कोने में लिख लीजिएगा, नीट पीवाईक्यू है और काम का सवाल है, थोड़ा समय देना पड़ेगा तब आएगा। एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार लैंग्वेज पढ़िए, डायग्राम बनाइए। खेल लैंग्वेज से दोस्ती का है, आधा डर वहीं होता है।
सवाल तगड़ा है, मजे की बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ना कोई अमीटर का कन्वर्जन है, ना वोल्ट मीटर का कन्वर्जन है, बट क्या कह रहा है, कुछ हवा नहीं लग रही सवाल में। पढ़ते हैं धीरे धीरे। अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। भाई नई चीज आ गई, बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगा हुआ 2950। धीरे धीरे समझाना सर, बिल्कुल धीरे धीरे। देख ये गैलोमीटर, इसका खुद का रेजिस्टेंस बता, 50, ऊपर लिख दिया कोने में अच्छा लगे। 2950 कहां लगाया, सीरीज में, और बैटरी लगा दी 3 वोल्ट। देख ये एक सर्किट पूरे एक वाक्य को बता दिया। देखो आप, यही तो डायग्राम की बात होती है, इसलिए तो डायग्राम कितनी बातें कहता है। ये देखो वो पूरा वाक्य एक डायग्राम में आ गया। तुम भी बनाना सीखो। एक गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम, नीचे 3 वोल्ट की बैटरी, उसके साथ 2950 सीरीज में। अब मन खुद कर रहा है, यार करंट निकाल लूं क्या? हाँ करंट निकाल। बता कैसे निकालेगा? ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। वी बता 3, आई पता नहीं, आर बता, दोनों सीरीज में है। 50 प्लस 2950। आप ये 3000 क्यों नहीं लिख देते? इसलिए नहीं लिखता, जब 4 महीने बाद कॉपी पढ़ोगे ना तो ये स्टेप बड़ा खुश करेगा। अच्छा दोनों सीरीज में है, सीधा 3000 लिख दूंगा तो पजल होगे कहां से आया। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि फरवरी मार्च में बच्चा घर बैठ के हॉस्टल में पढ़े, उसको अच्छा महसूस हो कि हाँ मुझे चीजें समझ में आ रही हैं कॉपी से। इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करते हैं। 50 प्लस 2950, ताकि बाद में देखे अच्छा दोनों सीरीज में थे। तो 3 बराबर आई इंटू 3000, तो आई बराबर 3/3000, बोले तो 1/1000। अब ये करंट कितने में आ रही है वो सोचो। अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, मतलब इतनी करंट में आते ही गैलोमीटर में क्या हो गया, फुल स्केल। इसका मतलब 30 डिवीजन में कितनी करंट आई, 1/1000। देख लो, इसको नोट करो पहले। पहला सेंटेंस पूरा हो गया। अब खुद सोचना आगे, मैं रुक रहा हूं ताकि थॉट प्रोसेस को आप लाओ, आगे सोचो, प्रश्न को आगे बढ़ाओ। अब क्या चाह रहा है बताओ? वो कह रहा है यार मुझे 20 डिवीजन तक ही करंट रोकनी है। तो पहले ये सोच 20 डिवीजन में करंट होती कितनी है, निकाल सकता है क्या? हाँ, जब 30 डिवीजन की पता है तो एक डिवीजन की कितनी होगी, 30 से भाग दे दूंगा। और मुझे करंट कितनी चाहिए, 20 डिवीजन में ही चाहिए बस। तो 1/30, 1/1000 इंटू 20, तो 0 से 0 कट गया। मुझे करंट चाहिए 2/3000। ये मुझे नई करंट चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? वापस बोलिए। जो पहले करंट थी वो 30 डिवीजन में बटी हुई थी। अब हम चाहते हैं हमारी करंट कहां तक सीमित हो जाए, 20 डिवीजन तक ही सीमित हो जाए बस। मतलब अब आपको पूछा गया है कि उस गैलोमीटर में नया रेजिस्टेंस कितना लगाओ। ये नया लगाया। क्यों लगा रहे नया? ताकि अब करंट पहले वाले से कम हो जाए। कितनी हो जाए, 20 डिवीजन जितनी। देखो नया चित्र समझने का प्रयास करो। बैटरी वही रखी बच्चे, गैलोमीटर वही रखा, नया रेजिस्टेंस लगाया और करंट को भी बदल दिया। काम का सवाल है। ऐसे प्रश्न दिमाग को खोलते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ाते हैं। तो इन प्रश्नों से भागना नहीं चाहिए, इनको तो और प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे दिमाग ऐसे ही काम करता है। 2950 नहीं, 2950 की जगह एक नया लगा दिया। 2950 को हटा दिया और एक नया लगा दिया।
सही बात। चलिए अब ओम्स लॉ लगा सकते हैं, खुद करिए, ओम्स लॉ लगाइए, बोलिए V बराबर IR। देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रटा हुआ, ये देख कितना अच्छा तरीका है, ये तो ओरिजिनल है। अब इसको अपने प्रश्न के अनुसार लगा, V बता V बोलो 3, I बोलो 2/3, R बोलो R 50 तो उसका था और एक नया लगा दिया कितना ये देख हो गया सॉल्व। इसको यहां भेज, 3 × 3 × 1000, 2 को नीचे भेज, 50 + R 3 × 3 = 9, 9000 बटे 2, 50 + R ये हो गया 4500 माइनस 50, 4450। बताओ क्या ये आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ वोल्टेज वही रहेगा 3 वोल्ट। हाँ तो वो रेजिस्टेंस वही रहेगा, कटेगा थोड़ी ना, वो ऐड होगा ना उसके साथ, इसलिए। अच्छा सवाल है, रिवीजन करना आना चाहिए। अब आपको ये ईमानदारी से घर पे बैठ के 4 5 6 7 8 9 10 एक साथ करो, तो उसमें कन्वर्जन ऑफ अमीटर भी आ गया, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर भी आ गया, तो सिस्टमेटिक ईएलपी सॉल्व हो जाती है। बढ़िया, क्या आगे बढ़े क्या? चलो जैसे एक सवाल लिखो, इसको खत्म कर दो लाइन खींच के, ये टॉपिक पूरा हो गया, इसको खत्म कर दो। जैसे एक क्वेश्चन लिखो पुराना किरचॉफ लॉ का, कैलकुलेट द current in each branch in the given circuit। अब क्या कहता है, वही किरचॉफ लॉ सर आपने सिखाया है, क्या करो सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ पहले, एकदम सर्किट के सबसे लेफ्ट में, और यहां से करंट मानो, आपने हमें ऐसे ही सिखाया है, सबसे आई मानो, फिर यहां आके आई को रोक दो, यहां गई I1 तो यहां गई I माइनस I1, ये ऊपर से I1 आ रही है, यहां से I माइनस I1 आ रही है, जुड़कर वापस I। ऐसे आपने बहुत तेरे सवाल करा रखे हैं, किरचॉफ लॉ से सवाल सॉल्व हो जाता है। जिसको किरचॉफ लॉ में दिक्कत है वो 21 सवाल कराए थे एक संडे को बैठकर, वो 21 क्वेश्चन एक बार वापस कर लो, सब चीज अवेलेबल है, आपको अपने हिसाब से यूज करना है। क्या किरचॉफ लॉ में दिक्कत आ रही है, 21 सवाल कर लिए, वीडियो अवेलेबल है। यार एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी का वीडियो अवेलेबल है, पूरा पूरा एक एक सवाल, उसको यूज करो तब मजा है। ये आपने लूप बना लिया, अब बताइए क्या करें, क्या करें? 2 बार इक्वेशन लगा लो किरचॉफ लॉ की, कैसे लगाएं? एक बार इसमें लगाएं, एक बार इसमें लगाएं। चलो बोलो, लूप वन में, लूप वन में
छोटे से बड़ा +10 माइनस आई इंटू 5, नीचे उतरे -5 बराबर 0। तो 10 में से 5 गया 5, तो 5 बराबर 5 आई बराबर 1 एम्पियर। ये लूप नंबर 1। लूप नंबर 2 में बताइए, लूप नंबर 2 में बताइए, इसमें चलिए -10 माइनस आई आर, छोटे से बड़ा +5, तो -10 माइनस 2i प्लस 2i1 प्लस 5 बराबर 0, आई बराबर 1 एम्पियर पुट कर दो, तो -10 माइनस 2 प्लस 2i1 कितना आएगा बताइए? 10 और 2 12 7। एक बार सॉल्व करके देखो तो भाई। सेवन बाई टू आ रहा है क्या? 3.5। तो इधर वाले 5 ओम में पूछोगे तो 5 ओम में आइए आई बोले तो 1, और इस वाले 2 ओम में देखोगे तो वो है आई माइनस i1, मतलब 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ। ये तो है एक किरचॉफ का बेसिक तरीका जो आप हमेशा से करते हो और मैक्सिमम सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं। एक इसी में मेथड और आता है जो इस तरह के सवालों को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकता है, वो कहलाता है नोडल एनालिसिस। तो पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर एक मेथड सिखाता हूं नोडल एनालिसिस से यही सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई वो अलग तूफान नहीं है, वो किरचॉफ लॉ ही है, पर किरचॉफ लॉ का वो फर्स्ट लॉ है, ये है सेकंड लॉ KVL। तो लाइन चेंज करके पहले इसको नोट कर लें, फिर इसी को सेकंड मेथड से करेंगे। कुछ गलत किया है क्या यहां? अच्छा, अब 7/2 तो माइनस का 5/2, अब सही है क्या? देख लो भाई, यहां देख लो, करेक्शन है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी, 3/2 नहीं था, 7/2 था। पहले आप इसको कर लो तसल्ली से, मेरे हिसाब से ये अपन को आना चाहिए, और ऐसे हमने खूब सवाल कर रखे हैं। और मजे की बात, सच बात क्या है, नीट में इतना बड़ा आता ही नहीं है कभी। नीट में जितने सवाल आए हैं 25 साल के क्वेश्चन आप देखना, एक लूप के सवाल होते हैं, एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर देता है। पर ऐसे क्या, किताबों में, मॉड्यूल में, हर जगह खूब है, आना चाहिए, पर इतना लंबा कैलकुलेशन का कभी नहीं आया। सिंगल इक्वेशन से सवाल सॉल्व हो जाता है। अब यही प्रश्न फिर से करता हूं, और अब एक नया मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है नोडल। अब ये क्या होता है सर, कैसे यूज आता है, वो मैं आपको सिखाता हूं। 10 5 5, इधर है 10, एक बार बताना भाई यहां कितना है? 5, बीच में बैटरी 5 की, और रेजिस्टेंस यहां 10 और 2। 10 का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है क्या? देखो तो एक बार चेक कर लो भाई, सर्किट सही है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा। चलो, अब सब लोग बोर्ड पे देखें, अच्छे से समझे, नए मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, नोडल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक पॉइंट को रेफरेंस मानो, एक पॉइंट को रेफरेंस मानो, और उसका पोटेंशियल मान लो कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। उसका पोटेंशियल कितना मान लिया? 0। सब लोग बोर्ड पे देखना, मैंने इसको मान लिया अपने मन से 0। सोचो यहां आगे बढ़ सकता हूं, कितना हो गया?
जीरो। क्या यहां आगे बढ़ सकता हूं? जीरो। ऊपर बताइए, नहीं बढ़ पाऊंगा। यहां बढ़ सकता हूं, छोटे से बड़ा, 5 रुपए का फायदा, क्या कितना? +5। यहां से बढ़ सकता हूं क्या? ना, रेजिस्टेंस आ गया। नीचे से बताइए, जीरो, छोटे से बड़ा, +10 का फायदा। यहां बताइए, यहां से तो नहीं बढ़ सकता हूं, पर क्या ऊपर से आ सकता हूं? ये कितना? +5। और कोशिश करिए, नीचे आइए, आ सकते हो। 5 में से -10 घटाए तो कितना हो गया? -5। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा ऊपर से गया, कोई टेंशन मत लीजिए। अब आप बिना कुछ करे सब में करंट निकाल सकते हो। मान लो इस 5 ओम में चाहिए, तो बताओ क्या 5 ओम के दोनों सिरों पे पोटेंशियल पता है? बताइए, I बराबर डेल्टा V बाय आर। डेल्टा V बाय आर बताइए, 10 -5/5 कितना? 1 एम्पियर। एक ही आ रही थी, देखिए उसमें करंट। अच्छा, हर बार ये इतना आसान नहीं देगा, कभी कभार नोडल से सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अभी अगला देखेंगे, उसमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर बार इतना ही फास्ट दे देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए यहां बताइए, यहां यहां अब 0 -5 बताओ, करंट कहां से कहां जाएगी? 0 से या -5 से? क्यों 0 से? क्यों? क्योंकि 0 हाई है, तो हमेशा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करते हैं। अब बताइए, हाई कितना है? 0। लो कितना है? -5/2। 5/2, 2.5। सर आंसर तो अलग आ रहा है, वहां तो माइनस का 2.5 आ रहा था, वो माइनस का 2.5 नीचे आ रहा था, ये 2.5, मतलब बिल्कुल मामला सेट है। एक बार नोट करिए। अब बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं, तो उन सबका जवाब देता हूं धीरे धीरे। सर आपने 0 नीचे ही क्यों माना? सर मैं ऊपर 0 मानूंगा, मैं साइड में 0 मानूंगा, सबका जवाब दूंगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसे बोलते हैं नोडल। आई का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं बताइए? डेल्टा V बाय आर, ओम्स लॉ। आई बराबर डेल्टा V बाय आर, ओम्स लॉ। और डेल्टा V को कैसे खोल लेंगे? हमेशा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब कुछ कुछ आया सर, थोड़ी सी इसमें भी और मेहनत की आवश्यकता है, बिल्कुल मेहनत करके देखते हैं। तो सर ये क्या बहुत जबरदस्त टेक्निक है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन बिना नोडल के भी सॉल्व होते हैं किरचॉफ से। अपने ELP 1 से 12 तक कर लिए, क्लास नोट्स में भी 150 सवाल कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नोडल नहीं आएगा तो जीवन ही कठिन है, ऐसा नहीं है। नोडल से कुछ प्रश्न आसान हो जाते हैं, आना चाहिए। मान लो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, टेस्ट सीरीज का आप सॉल्यूशन देख रहे हो, वहां सॉल्यूशन नोडल से करा हुआ है, तो अपन को इतनी तो समझ हो कि अपन उस सॉल्यूशन को पढ़ सकें। तो आना अपन को सब चाहिए, यूज करना है नहीं करना है वो अपना है। आपको अभी भी ये अच्छा लग रहा है कि सर मैं तो इससे कर लूंगा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। क्या आगे बढ़े? चलो अब आप आगे मत नोट करना, अब मैं समझाता हूं, पहले आप इसको पूरा सॉल्व कर लें। कि सर अब मेरे मन में विचार आ रहे हैं, 0 नीचे ही क्यों मानूं? मैं तो सर कहीं भी मानूंगा टेढ़ा मेढ़ा। बिल्कुल, मैं तैयारी के साथ था देख, इसलिए मैंने सर्किट को आगे पेस्ट कर लिया। पहले तैयारी के साथ था कि यार अपन बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। अब सर मैं 0 यहां नहीं मान रहा, मैं तो सर ऊपर से शुरू करूंगा। सर ऊपर से शुरू किए, ऐसे ही तो दिमाग खुलेगा, ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस आएगा कि सर जरूरी थोड़ी ना मैं नीचे मानूंगा। 0 माना, चल बता, यहां से नहीं, यहां से 0। अब बता, बड़े से छोटा, -10, 10 रुपए का नुकसान हो गया ना, -10। ये देख 0, बड़े से छोटा -5, यहां -5, ये देखना -5, छोटे से बड़ा, 10 का फायदा, -5 जेब में थे, 10 का फायदा हुआ, तो कितने बचे? 5।
यहां बता, ये -5 तो ये भी। अब आप पीछे से वैल्यू चेक करोगे तो अलग दिख रही होगी, वैल्यू मत चेक करो, पोटेंशियल इज अ रेफरेंस। आपको तो चेक करनी है करंट, वो सेम आएगी, वो देखना। इस 5 ओम में करंट बताओ, इस 5 ओम में आई का फॉर्मूला बोलो, डेल्टा वी बाय आर। 5 बड़ा या 0 बड़ा? 5, तो बता 5 माइनस 0/5, आई कितना आ गया? 1 है। बोलिए, क्या बात क्लियर है? और सोचिए, इस वाले में बताइए, -5 बड़ा या -10 बड़ा? ये हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल बड़ा है, तो करंट ऊपर जाएगी। तो हायर माइनस लोअर, हायर -5, लोअर -10/2, तो -10 + 5, 5/2, 2.5। सारे आंसर वही आ रहे। तो ये आपने क्यों करके बताया कि यार बिंदु कहीं भी मान, कोई टेंशन नहीं है। सर मैं और ऊट पटांग मानना चाहता हूं, मैं तो सर यहां करूं, मैं ऐसे ही करता हूं सर, जो मुझसे हो रहे होते हैं उसको भी मैं बिगाड़ देता हूं, है ना। और मैं कठिन कर रहा हूं कि सर मैं तो बीच में जाके 0 कहीं मान लूंगा, ये मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं सब्जेक्ट की पूरी मटिया पलेट कर देता हूं, टेढ़े मेढ़े करता हूं सर, जो हो रहे होते हैं वो भी मेरे गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, यहां 0 माना, आएगा सबसे आंसर तेरा, वो देख। पर ऐसा नहीं है ये 0 तो यहां भी 0, यहां भी 0, मैं सब 0 मान लूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे भावनात्मक हो जाते हो आप। एक पॉइंट को 0 माना जाएगा, फिर वहां से आगे बढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं सारे 0 मान लिए जल्दी हो जाएगा, सारे ही 0 ले लो, ऐसा किसी एक बिंदु को 0 माना जाएगा। कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है, 10 रेफरेंस पॉइंट नहीं हो, संभालिएगा, कोई एक पॉइंट को 0 माने, यहां मान लिया। अब देखो आंसर वही आएगा, 0 से चलो, नीचे आ सकते हो क्या? ऊपर चलो, छोटे से बड़ा 10 वोल्ट, इधर आओ 10 वोल्ट, इधर नहीं जा सकते, नीचे आओ, 10 में से 5, 5 गया, ये बताओ 5 आया, 5 छोटे से बड़ा 15, और फायदा हो गया 15, यहां 5, पॉइंट के पोटेंशियल बदलते जा रहे हैं, देख कहीं 15 नहीं आया था अभी तक, पर आंसर वही आएगा, वो चेक कर। इसमें करंट बता, 15 से 10 जाएगी, 15 माइनस 10/5/5, 1 एम्पियर, वही आंसर आ रहा है। ये देख 0 और 5 में बड़ा कौन? करंट नीचे से ऊपर, 5 माइनस 0/2। क्या बात क्लियर हुई? क्या एक ही तरीका 0 सिखा देते ना, बच्चा पजल होता रहता है, अरे मैडम यहां मानूंगा तो क्या होगा, इसलिए 3 बार अलग अलग जगह करके दिखा दिए, सबसे उत्तर सेम आ रहा है। कंक्लूजन ये है, कहीं भी रेफरेंस पॉइंट मानिए, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। अब सर इसको 2-3 सवालों में लगा के दिखाओ, तब मजा आएगा। अगला प्रश्न लिखिए, कैलकुलेट द, अगला प्रश्न लिखिए, ये सब 2-3 सवाल में लगाऊंगा तभी तो कॉन्फिडेंस फील करूंगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लिखिए, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। आंसर 2.5 आ रहा था ना? हाँ, तेरा 0.5 आ रहा है, 2.5, मेरा भी तो 2.5 ही तो आ रहा है। अच्छा सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर क्यों आ रहा है? अब मुझे दिखाना बात, कोई कोई, अरे ऐसे फालतू नहीं, वो जो पूछ रही है वो उसका मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा उसकी बात, तो वो मुझे अलग से वापस क्लास के बाद बता देना। चलो लेफ्ट बोर्ड पे आ जाओ फटाफट। अब इसको क्या किरचॉफ से भी कर सकते हैं, पर हल्का सा दिमाग में ये बैठाओ, यार ये 3 लूप हैं भाई, 3 लूप में किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, सवाल की लंबाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। सवाल है ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब किरचॉफ से सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो सोचता हूं कोई दूसरे तरीके से हो। ये स्मार्टनेस प्ले कहलाती है,
ऐसा नहीं है किरचॉफ से नहीं होगा, किरचॉफ से होगा। तुरंत दिमाग कह रहा है यार 3 लूप हैं, 3 लूप में किरचॉफ लगा लगा कर परेशान हो जाऊंगा यार। तो कोई तरीका होगा जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। चलो माने 0, चलो बोलो कहां, इच्छा हो जहां, इच्छा हो जहां, बोल यहां मानू, कहीं से भी आएगा। वैसे तो आप घर पे ट्राई करके देख लेना, मैं एक जगह करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखना। ये 0, आगे बढ़, 2 रुपए का फायदा, यहां चल, 2 से 2 का फायदा 4 वोल्ट, 4 में 2 का फायदा समझ में आ रहा है, छोटे से बड़ा चल रहे हैं तो फायदा 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, 2 रुपए का नुकसान 4 वोल्ट, 4 में 2 का नुकसान 2 वोल्ट, 2 में 2 का 0। क्या बात क्लियर हुई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस 1 ओम के दोनों सिरों पे पोटेंशियल सेम है, इस 1 ओम के दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल और इसके भी सेम है, किसी में भी करंट नहीं जाए। आप घर पर, आप घर पर इसमें कहीं दूसरी जगह भी 0 मान के देखिएगा तो भी यही आंसर आएगा। कहीं भी 0 मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेफरेंस पॉइंट है। आप कहीं भी चूज करिए, सभी परिस्थितियों में आंसर सेम आएगा। किरचॉफ लॉ से थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है, उससे जल्दी सॉल्व हो गया। कुछ कुछ जगह ये अच्छा काम करता है। एक और कराओ सर, तब थोड़ा सा और यूं कॉन्फिडेंस आएगा। एक और कर ले, पहले इसको नोट कर लो। घर पे कहीं भी 0 मानिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, सब में 0 एम्पियर क्यों? क्योंकि दोनों किनारों पे पोटेंशियल सेम आ रहा है। पोटेंशियल सेम आएगा तो करंट भी 0 होगी, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगला, अब एक नजर में ऐसा सोचो कि सर किरचॉफ या नोडल में नोडल की तरफ आप क्यों जा रहे हो? एक नजर में मेरी क्या सोच कहती है जब मैं सवाल को देखता हूं, यार 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, यार 3 लूप में 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी यार, तो यार कहीं सवाल लंबा हो जाएगा। एक एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन कराया था संडे को, जिसमें 3 इक्वेशन थी, उसमें नोडल से कोई फायदा मिलेगा नहीं, आप घर जाके देख लेना। तो हर जगह नोडल बेनिफिट दे जाए ऐसा कोई जरूरी, कहीं कहीं दे जाती है, क्योंकि फटाफट फटाफट सब पॉइंट का क्या निकल के आ जाता है, पोटेंशियल। कोशिश करते हैं, डायग्राम बना लीजिए। आराम से लिख लीजिए तसल्ली से, और कोशिश करिए टेढ़े मेढ़े 0 मानिए, 2 सर्किट बना लीजिए 2 बार। उससे क्या होगा, एक बार आप अपने हिसाब से 0 मानिए, फिर मैं कुछ अलग 0 मान के दिखाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बैक टू बैक सर्किट 2 बार बना लीजिए, उससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आएगी कि यार जरूरी नहीं है सर जिस पॉइंट को 0 मान रहे हैं हमें भी उसे 0 बोलना है, ऐसा जरूरी नहीं होता। चलो ले सर, आप बताओ कहां से शुरू करोगे, तो बोल जहां से। सर कुछ अलग करो ना सर, चलिए ये मान लो सर, बीच वाला मान लिया सर 0, ठीक है साहब। आजा बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, 0 यहां से शुरू कर, छोटे से बड़ा 5 का फायदा, छोटे से बड़ा 5 का फायदा, कहीं से नहीं भाग सकते, ये 5, ये 5, यहां से नहीं भाग सकते, यहां से तो आ सकते हैं 5। अब आप देखो इस 12 ओम के दोनों किनारों पर पोटेंशियल सेम आ गया, करंट 0, आंसर है 0। क्या बात क्लियर हो रही है सर?
मैंने ये जीरो यहां नहीं माना, मैंने सामान्य सर देखा है कि अपन सर कोने में जीरो मान लिया आपने, मान लो इसी को इरेज करता हूं और जीरो अलग जगह मान के दिखाता हूं, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी। सर आंसर आ तो गया, बिल्कुल बात सही है आपकी। सर यहां मान के बताओ आप जीरो, चल भाई यहां से मान, चल जीरो बोलो, जीरो इधर कितना, जीरो इधर -5, इधर -5 + 5 जीरो, यहां जीरो। अब आप खुद देखिए दोनों 12 ओम के सिरों पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट फ्लो जीरो। ये तो 12 ओम में पूछा सवाल जल्दी सॉल्व हो गया। अगर वो कहता कि भाई यहां इसमें करंट बताइए, तो सवाल की लंबाई बढ़ जाती। तो अब अपन सवाल को और लंबा करते हैं। 12 ओम का तो उत्तर आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में वो इतना ही पूछेगा, पर अपन सीखना चाहते हैं कि सर और बताइए इनमें करंट कैसे निकालेंगे, किरचॉफ से तो आ ही रही है, नोडल से बताइए। तो हमने क्या माना, यहां कितना पोटेंशियल मान लिया, एक्स। ना तो यहां से बढ़ पा रहे थे, ना यहां से बढ़ पा रहे थे, ना यहां से बढ़ पा रहे थे, तो एक नए पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया, एक्स। ऐसा भी हमने एक सवाल किया था, आपको याद हो तो, ये वाला जेई मेन का एससी वर्मा का सवाल आपको याद हो तो, 3 बार एम्स नीट में आया हुआ है। इसका कितना मानते थे याद है, एक्स। एक सवाल है अपने क्लास नोट्स का, बिल्कुल वही उसी अंदाज में करके दिखाता हूं आपको। मैंने वहां का कितना मान लिया, एक्स। सब लोग बोर्ड पे देखना, यहां से मैंने करंट मान ली, इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2, इस ब्रांच में I3। इस पॉइंट पे लगा रहा हूं मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बताइए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग बराबर, बताओ उस पॉइंट पे कोई इनकमिंग है क्या, सारी आपने क्या मानी है, आउटगोइंग। आउटगोइंग कौन कौन सी है, I1, I2, I3। अचानक से मन में 2-3 प्रश्न आ गए, सर ऐसे कैसे संभव है सारी आउटगोइंग हो। बिल्कुल सही प्रश्न है, सारी आउटगोइंग नहीं होगी, कुछ आएंगी और कुछ, कौन सोचेगा कि कौन सी आ रही और कौन सी, सारी आउटगोइंग मान ली। तो क्या मैं सारी इनकमिंग मान के भी कर सकता हूं, यस सारी इनकमिंग मान के कर लो। सर कुछ इन और कुछ आउट मान के भी कर सकता हूं, सबसे उत्तर आएगा, कोई टेंशन मत ले। सच्चाई यही है, कुछ इन होंगी और कुछ आउट होंगी, तभी तो जंक्शन लॉ लगेगा। पर हमने अपनी सुविधा के लिए सारी क्या मान ली, आउटगोइंग। अब एक एक करंट लिखना मजा आएगा। I1 फॉर्मूला आई का, ओम्स लॉ, डेल्टा V बाय आर, फॉर्मूला आई का डेल्टा V बाय आर, एकदम मुख जबानी याद होना चाहिए, ओम्स लॉ है, I बराबर डेल्टा V बाय आर। और डेल्टा V को कैसे खोलते हैं, हाई पोटेंशियल माइनस, चल I1 बता, x माइनस 0 बटे 5, I2 बता, x, ध्यान से देख, x माइनस -5, क्या बात समझ पा रहा है, x माइनस -5 बटे 10 प्लस x माइनस 0 बटे 5। क्या क्लियर हो रहा है क्या, एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो, 10, 5 का पहाड़ा 2, सॉल्व करना शुरू करो, x की वैल्यू निकालो, x आ जाएगा, सारी की सारी करंट आपके पास निकल के आ जाएगी। पर इतना बड़ा उसने पूछा ही नहीं था, अपन करना चाहते हैं कि अपन और सर्किट को डिटेल में करें। 15 मिनट में आप घर जाके इसको किरचॉफ लॉ से भी करके देखना, कैसे, यहां से आई करंट मानना, उसके 2 टुकड़े कर देना, वापस आई करंट आ जाएगी, उत्तर सबसे आएगा और एग्जैक्ट आएगा। अब इसमें नोडल बहुत कोई मदद नहीं दे रहा है, पूरा तो सॉल्व करना ही पड़ रहा है। कितना आ रहा है एक्स बताइए, ये 0 में चला गया, 2 3 2 5, तो ये हो गया 5x प्लस 5 बराबर 0, x -1 आ रहा है भाई, ये x आ गया।
अब बताओ x आ गया तो क्या कोई भी करंट निकाल सकते हो क्या? सोचो I1 चाहिए, यहां x की वैल्यू रख दो, I2 चाहिए, यहां x की वैल्यू रख दो, I3 चाहिए, यहां x की वैल्यू रख दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और आप खुद देखना, यहां x की वैल्यू रखोगे तो करंट माइनस आई। अच्छा, करंट माइनस आने का मतलब I1 नीचे नहीं, I1 ऊपर जा रही है। पर इतना बड़ा प्रश्न आता नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव सवाल है। पहले AIPMT सब्जेक्टिव परीक्षा होती थी, ये उस समय के क्वेश्चन है। तो अभी जो प्रश्न आ रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड जो 15-20 साल के हैं, वो हम सब कॉपी में, ELP में, मॉड्यूल में कर चुके हैं। पर अपन को आना चाहिए कि सर्किट को ऐसे कैसे हैंडल करें। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? -1। अच्छा, आंसर तो पहले ही आ चुका था। जो ओरिजिनल सवाल था वो किसका था? 12 ओम का। क्या आगे बढ़ें क्या? जल्दी आए। चलो, हैंग डालिए। विच बल्ब विल फ्यूज? हैंग डालिए। विच बल्ब विल फ्यूज? अब ऐसे सवाल आपने देखे हैं, एक दो क्वेश्चन ELP में भी हैं, मॉड्यूल में आपने करे। वो पूछता है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो भाई फ्यूज होने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बताओ फ्यूज का क्या कारण हो सकता है? पुराना हो, वो भी सही कह रहा है, सस्ता खरीदा हुआ हो, भाई कह रहा है उधार में लाया हुआ हो। ये तो एक जनरल कारण है। फिजिक्स का कारण क्या हो सकता है? फिजिक्स का कारण सोचिए। अगर अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए, बोलो हाँ है क्या? लिखो, फिर क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए, और हाँ सर ये लॉजिकल भी शर्त है, कितनी बढ़िया। रेटेड का मतलब होता वही है वो कितना अधिकतम सहन कर सकता है। तो एकदम बेसिक बात, अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। जैसे ये दो बल्ब हैं, इसकी रेटिंग है 60 वॉट 110 वोल्ट, इसकी रेटिंग है 100 वॉट 110 वोल्ट। पूछा है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है, पेन भी नहीं चलाना। नीचे कितना लगा है? बल्ब किस में है? पैरेलल में। तो ये 440 यहां भी जाएगा, ये 440 यहां भी जाएगा, पैरेलल में सेम रहता है। बता इसकी रेटिंग कितनी है? आ कितना रहा है? बल्ब पर वोल्टेज उसके रेटिंग से ज्यादा आ गया। आंसर है बोथ बल्ब विल फ्यूज। तो पैरेलल में पता लगाना बहुत आसान है, सीधा पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। सवाल कठिन कब बनेगा? जब बल्ब सीरीज में हो, तो फिर हमें वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगाकर चेक करना पड़ेगा। पैरेलल तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, आप खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ। हाँ यार पैरेलल में तो वोल्टेज सेम जाएगा, तुरंत देख लेंगे। कल को यहां मान लो मैं लगा देता 50 वोल्ट, अब बता कौन सा फ्यूज होगा? कोई भी नहीं, कोई भी फ्यूज नहीं होता। दोनों पे कितना जाता? 50-50। डिम हो जाते, वो बिल्कुल सही कह रहा है, डिम हो जाएंगे, पर फ्यूज
डिम क्यों हो गए? क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है। तो बहुत लॉजिकल सोचिए, हर बात के लिए कोई ट्रिक मत बनाइए, लॉजिकल है। पावर अगर रेटेड वोल्टेज से वोल्टेज ज्यादा आ गया, बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज। कम आ गया तो डिम। अब इस सवाल का कठिन सवाल कैसे बन सकता है? अगर बल्ब किस में हो? सीरीज में। अपने एक सवाल है, देखिए ईएलपी नंबर 10 में एक फ्यूज का सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है? ईएलपी 10 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। ये करिए, ये बढ़िया सवाल है। ईएलपी 10 क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छे से सोच समझ के करिए। मैं इसके दो सॉल्यूशन बताऊंगा, एक बताऊंगा किताब में जैसे करते हैं, और एक बताऊंगा मौखिक सोचकर, कंसेप्चुअल सोचकर इस सवाल को जल्दी कैसे कर सकते हैं। चलो अब बातचीत बंद करो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, डायग्राम बना के देखो, और एक पुराना सेंटेंस याद करो, रेटिंग आते ही पहले क्या निकालो? रेजिस्टेंस। चित्र बनाओ, रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालो, प्रश्न की फीलिंग लाओ कि प्रश्न की प्रोफाइल पकड़ में आनी चाहिए। पूछा है कौन सा फ्यूज होगा, तो तुरंत पहला क्लिक करना चाहिए, अरे वोल्टेज निकाल लेंगे, और वोल्टेज अगर उसकी रेटिंग से ज्यादा आ जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। पहले इतना चमकना चाहिए। ये सेंटेंस फिर लिख लो, कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही देता है। रेटिंग से हमेशा रेजिस्टेंस, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाय पी। वी कितना है पहले का? 110 बटे पी पहले का 60, लगभग 200 ओम के आसपास। दूसरे का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाय पी 121। तो पहला बल्ब B1 200 ओम का, दूसरा बल्ब 121 ओम का। नीचे सप्लाई कितने की लगाई? 220। क्या दोनों पे 220 जाएगा क्या? क्या दोनों पे 220 जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? सीरीज है। अब याद है किसी को वोल्टेज डिवीजन? जिस पे चाहिए वही वही अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल करो। अब सर कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो रही है। भाई कठिन नहीं कर, थोड़ा सोच, तो सर सोचने के तरीके सिखाओ। चल मैं बोलता हूं 2-3 बार, चमकेगा तुझे, रिलेट करना। पहली बात तो क्या इस 220 के टुकड़े होंगे या नहीं होंगे? एक एक छोटी सवालों पे यस और नो करो। क्या दोनों पे 220 जाएगा क्या? टुकड़े होंगे, सीरीज में वोल्टेज अलग लग जाएगा। अगर दोनों बच्चे बराबर होते तो पिताजी की जायदाद 2 बराबर भागों में बंटती। 220 के 2 टुकड़े 110 110, ये बात भी ठीक है। पर दोनों बच्चे बराबर नहीं है, एक बच्चा 200 ओम का है और दूसरा बच्चा 121 का है। तो किस पे वोल्टेज ज्यादा जाएगा? V बराबर होता है IR, सीरीज में I सेम, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पे वोल्टेज, इसका मतलब इस पे वोल्टेज 110 से ज्यादा आएगा, और जैसे ही 110 से ज्यादा आएगा ये फ्यूज हो जाएगा। सर मेरे ये नहीं चमकता इतना, तो भाई तू अपनी कैलकुलेशन कर, जिस पे चाहिए वो बटा दोनों का सम इनटू कुल। करा किसी ने सॉल्व? कितना आ रहा है? 137। बिल्कुल सही है, देख लो 110 से ज्यादा। पर मैं चाहता हूं आप ये मत करिए, ये किताबी सॉल्यूशन है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। आज नहीं चलेगा, 10 सवाल करने के बाद चलेगा। सोचो ना, अगर 220 के दो टुकड़े करने होते बराबर बराबर 110 110, क्या ये बात समझ में आती है? पर दोनों बच्चे बराबर नहीं है, तो जिसका रजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा रुपए मिलेगा। कायदे से मिलना चाहिए था 110, पर उसका रजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको 110 से ज्यादा, और जैसे इस पे 110 से ज्यादा आएगा ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेटिंग कितने वोल्ट कहती है? 110। ये तो है साहब किताबी मेथड। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं जिसमें ये भी नहीं करना कि 200 ओम 121 ओम, ये कुछ नहीं करना। पहले आप आंसर निकाल लीजिए। आंसर आ गया 60 वॉट। अच्छा, इसमें पूछता आपको ब्राइटनेस किसकी ज्यादा, आपको याद है? पैरेलल में तो अपना घर वाला नियम चलता है, जबकि सीरीज में जो छोटा वॉट होता है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। याद आ रहा है किसी को? ध्यान रखना, सवाल आते हैं वो। चलो अब इसका बताता हूं मेथड 2। पहले आप इसको नोट कर लो, वोल्टेज वगैरह निकाल लो, किताबी मेथड पूरा लिख लो, पूरा सेंटेंस, ताकि फरवरी मार्च में समझ में आए। काम चोरी मत करो, पूरा लिखो। पहले बल्ब पर वोल्टेज 137 वोल्ट आएगा जो उसकी रेटिंग से ज्यादा है, इसलिए बल्ब फ्यूज। किसी ने किया 137 ही आ रहा है? देखा 137? ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेट 137। उससे मतलब ही नहीं 137 से, हमें तो 110 से ज्यादा चाहिए, 110 से ज्यादा आ रहा है। अब इसी प्रश्न को कैसे कर सकते हैं वो देखना, बिना पेन चलाए। मजा उसमें है कि सर ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इसको कंसेप्चुअली सोच पाए। सोच सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, और सोचेंगे कभी धीरे धीरे तो उस तरह का माइंड सेटअप भी हो जाता है। सब माइंड सेटअप का खेम है, आप उस दिशा में मेहनत करोगे तो हो भी जाएगा। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना, बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं बोर्ड पे सुनना, घर भी जाके 2 से 3 बार खुद बोलना। आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, ये P रेटेड, ये V रेटेड, और ये बल्ब, दोनों के रेटेड वोल्टेज देखो क्या है, सेम है, तो ये काट दूं। तो ये मैंने अपने कॉपी में नोट्स में लिखा भी है, बल्ब का रेजिस्टेंस P रेटेड के इनवर्स होता है। घर जाके देखिएगा मिलेगा। ये देखिए, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, कहानी सुनते जाइए। इसको शब्दों में बोलिए, जिसकी रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बोलिए धीरे धीरे, जिसकी रेटेड पावर उसका रेजिस्टेंस, इसकी रेटेड पावर 60 वॉट, इसका रेटेड पावर 100, किसकी पावर कम? तो B1 की पावर कम, तो B1 का रेजिस्टेंस बताओ, क्या पहला स्टेप चमका? आराम से देख, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसकी पावर कम है 60। अब बताइए फिर वही जो अभी समझाया था, 220 के दो टुकड़े होंगे 110, और ये कब होते? जब दोनों बच्चों का रेजिस्टेंस, अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर वोल्टेज भी, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस पे वोल्टेज भी, और अगर इस पे वोल्टेज ज्यादा आ गया तो इस वोल्टेज को संभालेगा नहीं और क्या हो जाएगा? फ्यूज। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। हाँ, ये अभी नहीं चमक सकता, पर जब हम बार बार ऐसे सवाल को सोचेंगे तो दिमाग चलेगा। वापिस देख, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा
उस पर वोल्टेज भी, और अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया 110 से तो वोल्टेज बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। आंसर है B1 विल फ्यूज। तो फ्यूज वाले सवाल भी स्पेशल प्रोफाइल के सवाल हैं, अगर आपने करा हुआ होगा तो आप परीक्षा में जल्दी कर पाएंगे। तो जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। पहला लेक्चर खोल लीजिए, ये 17-18 लेक्चर की मेहनत है। लगभग हमने क्लास में 125 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप इसको रिवाइज करना है, और इतनी मोटी कॉपी अभी तो रिवाइज हो जाएगी, फरवरी मार्च में नहीं होगी। इसलिए शॉर्ट नोट्स की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाएं कि यार अभी मैंने ताजा ताजा तैयार किया है, इसको निचोड़कर 5 से 6 पेज में कैसे लाया जा सकता है। आप पहला लेक्चर खोलिए और आप देखिए 125 क्वेश्चन हम कर लिए क्लास में। बस अब इसको आपको अच्छे से क्या करना है, बढ़िया रिवाइज करना है। टीएलपी अच्छे से तैयार करनी है, बढ़िया इसको रिवाइज कर लोगे, काम हो जाए। नए पेज से हेडिंग डाल लीजिए, आज का दिन अच्छा है तो नई हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटर लिख लीजिए। एक दिन संडे को आ जाना और 2-3 घंटे तालियां बजा लेना, ताकि कि अपने अपने फरवरी तक बार बार क्यों परेशान हो। एक दिन आ गए सर आज सिर्फ 2 घंटे आप खड़े रहिएगा सामने और मैं लगाता, क्योंकि कैपेसिटर फिर मैग्नेट ईएमआई सबकी एक साथ, ताकि अपन फ्री हो जाएं कि हाँ सर अपन ने सबकी तालियां एक साथ बजा रखी है। चलो हेड डालो, कैपेसिटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बदमाश है। चैप्टर बहुत छोटा है, एनसीईआरटी से देखेंगे ना तो केवल 5 पेज का ही चैप्टर है। आज आप एनसीईआरटी देखना, चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ, केवल 5 पेज का चैप्टर है, बहुत छोटा सा, 5 से 6 लेक्चर में होता है। जनरली केवल एक क्वेश्चन आता है इससे। अगर आप पिछले 15-20 साल का एवरेज देखें, एक क्वेश्चन। 2024 में 2 क्वेश्चन आए, बाकी जनरली आप पुराना वेटेज देखोगे तो एक क्वेश्चन मिलता है। छोटा चैप्टर है, 5 पेज का टॉपिक है, और आराम से अपन इसको 5 से 6 लेक्चर में बहुत तबीयत से कर लेंगे। और सारी टेक्निक करंट वाली है, किरचॉफ, व्हीटस्टोन, पॉइंट पोटेंशियल, सिमेट्री मेथड, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब कुछ वही लगेगा। क्लियर है? तो कल से इसको शुरू करेंगे। पेपर में कैपेसिटर नहीं दे रहे हैं, पेपर में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी। कल जो कैपेसिटर पढ़ाया है वो क्लास में इतना पढ़ाएंगे ताकि आपका सवाल सॉल्व हो जाए, अलग से आपको कैपेसिटर करने की जरूरत नहीं है। सर वापस मिक्स हो गया सब, वापस सिलेबस में कैपेसिटर नहीं लिखा हुआ है, पर कल क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कैपेसिटर के 12-15 क्वेश्चन आ भी जाएं तो हमारे गलत ना हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।